Hi everyone, welcome to Panisha Tutor. Today we are going to cover first week December current affairs. So हमारी फर्स्ट न्यूज़ रिलेटेड है इंडिया यूएस हेलीकॉप्टर डील्स के बारे में। लेकिन अब इसमें कौन से हेलीकॉप्टर्स की बात की गई है? इनमें बात की गई है MH-60R Seahawk के बारे में। तो अब इन्हें और क्या कहा जाता है? दे आर पॉपुलरली नोन एज रोमियो हेलीकॉप्टर्स। ये हम यूएसए से ले रहे हैं, लेकिन तो अब ये न्यूज़ में क्यों है? बेसिकली इस डील में ये कहा गया कि यूएस हमें प्रोवाइड करेगा सप्लाई ऑफ स्पेयर, सपोर्ट, इक्विपमेंट्स, टेक्निकल असिस्टेंस, ट्रेनिंग एंड रिपेयर ऑफ द कंपोनेंट्स। क्योंकि जब हम हेलीकॉप्टर्स को इंपोर्ट करते हैं, अपने देश में लेके आते हैं, तो अगर यहाँ पर ही उसे रिपेयर करने की फैसिलिटीज सेटअप होगी तो ये कंट्री के लिए इकोनॉमिकली वायबल रहेगा। इसके अंदर हमें प्रोवाइड की जाएगी इंटरमीडिएट लेवल रिपेयर एंड पीरियोडिक मेंटेनेंस फैसिलिटी टू बी सेटअप इन इंडिया। अब जो इसे रिपेयर करने की फैसिलिटीज हैं वो इंडिया में ही लगा दी जाएंगी। तो इससे जो हमारी आत्मनिर्भर की विजन है वो भी फुलफिल होती है। अब देखिए, जो ये डील साइन हुई है इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस रहेगी। पहला, इससे हमारी जो फॉरेन मेंटेनेंस में हम डिपेंडेंट रहते हैं तो वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर्स बाहर से बने हैं तो हमें कहीं ना कहीं मेंटेनेंस के लिए उन पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, जो कि इस डील के बाद कम हो जाएगा, क्योंकि इसे मेंटेन और रिपेयर करने की फैसिलिटी इंडिया में ही बन जाएगी। तो फॉरेन डिपेंडेंस कम हो जाएगी। साथ ही आत्मनिर्भर भारत की विजन को ये सपोर्ट करेगा और डोमेस्टिक डिफेंस इकोसिस्टम और ज़्यादा बूस्ट होगा और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो अगर हम इन हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो इनके मेजरली दो रोल हैं, जो कि ASW एंटी सबमरीन वॉरफेयर, मतलब अगर इन्होंने किसी सबमरीन को पानी के अंदर टारगेट करना है तो वो भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है ASCUW एंटी सरफेस वॉरफेयर, फाइट शिप ऑन द सरफेस। अगर सरफेस पर किसी शिप को इन्होंने अटैक करना है तो वो भी इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो रोल हमें इनके इन हेलीकॉप्टर्स के नजर आते हैं। तो अब सेकेंड न्यूज हमारे पास है हंसा 3NG, इंडियाज इंडिजिनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट। अब इसके नाम से क्लियर हो रहा है, बेसिकली ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं। तो अगर MCQs में आ जाता है क्या ये वॉरफेयर के लिए यूज होंगे? नहीं, ये ट्रेनिंग के लिए यूज होंगे। ये पायलट्स को ट्रेनिंग देंगे। अब क्या इसमें सिर्फ प्राइवेट पायलट्स ही होंगे? नहीं, ये दोनों को ही ट्रेनिंग देंगे। प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए भी इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, साथ में कमर्शियल पायलट लाइसेंस ट्रेनिंग भी इनके द्वारा दी जा सकती है। तो ये न्यूज़ हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार इन्हें इंडिया में ही पायलट ट्रेनिंग के एयरक्राफ्ट को बनाया गया है। और देख लेते हैं इन्हें डेवलप किसके द्वारा किया गया है? CSIR-NAL बेंगलुरु की तरफ से। उसके बाद इसकी कुछ स्पेशलिटीज देख लेते हैं। 2 सीटर एयरक्राफ्ट है, लो विंग एयरक्राफ्ट है और इसमें है रोटेक्स डिजिटल कंट्रोल इंजन। नाउ रोटेक्स एक ऑस्ट्रियन कंपनी है और साथ में ही डिजिटल कंट्रोल इंजन रहेगा। नाउ डिजिटल मतलब ये थोड़ा कंप्यूटराइज रहेगा। इनके और फीचर्स देखें तो बबल कैनोपी हमें देखने को मिलती है। बेसिकली जो यहाँ पे ये एयरक्राफ्ट का हेड होता है इसे बबल कैनोपी बोला जाता है। नाउ इससे बहुत ही पैनोरामिक व्यू दिखता है। और जैसे हम पहले देख के आए हैं आत्मनिर्भर विजन, अब जो हंसा 3NG हेलीकॉप्टर्स हम बना रहे हैं जो पायलट्स को ट्रेन करेंगे, इससे भी हमारी फॉरेन डिपेंडेंस कम होगी और आत्मनिर्भर विजन को और ज्यादा बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज है PM वानी, WANI स्कीम। अब पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। इट स्टैंड्स फॉर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क। अब इसमें क्या किया जाएगा? पहले तो जानते हैं कि ये स्कीम अब की नहीं है, अभी किसी कारण से न्यूज में थी, वो हम देखते हैं। पहले थोड़ा सा स्कीम के बारे में जानते हैं। नाउ ये स्कीम कब से आई है? दिसंबर 2020 से। इसके अंदर क्या कहा गया था कि पब्लिक वाईफाई एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा अक्रॉस कंट्री। नाउ व्हेन वी से अक्रॉस कंट्री, तो हमारे लिए जो रूरल एरियाज हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जब भी हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, हम इंटरनेट प्रोवाइड करने की बात करते हैं, तो हमें डिजिटल डिवाइड हमेशा दिखाई देता है। इंटरनेट अगर रूरल एरियाज तक नहीं पहुंच पाता तो बहुत सी फैसिलिटीज उन तक नहीं पहुंच पाती, गवर्नमेंट स्कीम नहीं पहुंच पाती, एजुकेशन अच्छे से वहां पे, और वहां का जो एजुकेशन का लेवल है वो भी कम रह जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम वाईफाई की बात करें तो हम रूरल एरियाज को भी इंक्लूड करें, जो कि स्कीम में किया गया। तो अक्रॉस द कंट्री ये स्कीम वाईफाई एक्सेस पहुंचाएगी। साथ में ही इसमें जो इंटरनेट रहेगा वो बहुत ही अफोर्डेबल रहेगा, विलेजेस तक जाएगा, स्मॉल टाउन, रेलवे स्टेशन, मार्केट एंड पब्लिक प्लेसेस। तो इसका कोर आइडिया ये है। तो इसमें गवर्नमेंट बनाएगी वाईफाई हॉटस्पॉट्स और ये पूरी कंट्री में बहुत ही अलग अलग जगह पे बनाए जाएंगे। अब इससे क्या होगा? अब जो ये हॉटस्पॉट्स हैं ये कोई भी शॉप हो सकती है, कोई लोकल एंटरप्रेन्योर हो सकता है, कोई भी कैफे, और यहाँ से ही बाकी लोगों को वाईफाई का एक्सेस मिलेगा। यानी सरकार यहाँ से हॉटस्पॉट्स डिसाइड कर लेगी और फिर यहाँ से बाकी लोगों तक इंटरनेट फैसिलिटी पहुंचेगी। तो अभी ये न्यूज में क्यों था कि इसमें तो अभी ये न्यूज में था एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण लोगों को लगा कि शायद इसमें फ्री वाईफाई
प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन इसमें फ्री वाईफाई नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हॉटस्पॉट्स क्रिएट किए जाएंगे, उन हॉटस्पॉट से लोग आगे वाईफाई का एक्सेस ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ फ्री वाला एलिमेंट नहीं देखने को मिलता। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है इंडी ऐप। तो ये एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया, बस इसमें हमें इतना याद रखना है कि ये प्लेटफॉर्म किसके लिए है। ये प्लेटफॉर्म है MSMEs के लिए। अब क्योंकि MSMEs को सपोर्ट चाहिए होती है, उन्हें बहुत सारी डिटेल्स जाननी होती है, तो हमने एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बना दिया जिसके थ्रू MSMEs को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी वो यहाँ से उन्हें मिल जाएगी। नाउ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्कीम, क्रेडिट एंड फाइनेंसिंग ऑप्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट, कंप्लायंस सर्विस एंड जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो या मेंटोरशिप उन्हें चाहिए होगी वो यहाँ से मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारी न्यूज है एक कोस्टल शिप के रिलेटेड, का नाम है अमूल्या। अब ये थर्ड शिप है फास्ट पेट्रोलिंग वेसल सीरीज में। यहाँ पे हमारे लिए एक बॉडी इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसने इसे डिलीवर किया है, विच इज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इज अ डिफेंस पब्लिक सेक्टर शिप बिल्डिंग कंपनी। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट के अंडर ही आती है कंपनी। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। तो बेसिकली ये शिप्स को डिजाइन करती है और इन्हें बनाती भी है, जिन्हें ये प्रोवाइड करती है इंडियन नेवी को, इंडियन कोस्ट गार्ड एंड कस्टमर्स को, जो बाकी कंट्री के कस्टमर्स हैं उन्हें भी। अब अगर हम ICGS अमूल्या के बारे में थोड़ा सा पढ़ें, पहले तो ये फास्ट पेट्रोल वेसल है, बिल्ट अंडर बाय इंडिया IDDM कैटेगरी। नाउ व्हाट इज IDDM कैटेगरी? इट स्टैंड्स फॉर इंडिजिनियसली डिजाइन, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड, जिसे इंडिया में ही डिजाइन किया गया हो, डेवलप किया गया हो और मैन्युफैक्चर किया हो। अब नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है सिम बाइंडिंग। इसे समझने से पहले हम एक सिनारियो समझते हैं। हम सभी अपने फोन में व्हाट्सएप डेली बेसिस पर यूज करते हैं। कभी आपने नोटिस किया होगा कि अगर फोन से सिम निकाल दिया जाए तो व्हाट्सएप तो काम करेगा ही ना। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें कि जब हम गूगल पे यूज करते हैं और अगर हम सिम रिमूव कर दें तो वहां पे हमें एक वार्निंग आने लग जाती है कि सिम कार्ड नॉट डिटेक्टेड, और इवन गूगल पे वर्क करना भी बंद कर देता है। तो जो हमारी सेकेंड सिनारियो है दैट इज सिम बाइंडिंग। अब सिम बाइंडिंग क्या होता है? हमें पता है कि हमारी सारी एप्स किसी ना किसी फोन नंबर से लिंक होती है। हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, वो किसी फोन नंबर से लिंक है और फोन नंबर हम इस्तेमाल करते हैं सिम के थ्रू। तो अब सिम बाइंडिंग के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मैंडेटरी बना दिया है कि जब तक आपके फोन में वो सिम रहेगा तब तक ही वो एप्स चलेंगी, और ये मैंडेटरी कर दिया है फॉर मैसेजिंग ऐप लाइक व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड सिग्नल। और ये किसके अंडर इशू किया गया है? अंडर टेलीकम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी अमेंडमेंट रूल 2025, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर आते हैं। अब गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? पहला, इससे क्रॉस बॉर्डर साइबर फ्रॉड्स, क्योंकि हम देखते हैं अगर पुलिस को फोन टैप करना है तो वो इजीली हो जाता है अगर टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन हुई हो तो। लेकिन व्हाट्सएप क्योंकि इस पे लिखा आता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, तो कई बार उसकी कॉन्वर्जेशन को भी इनक्रिप्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर सिम उस डिवाइस में है तो उसे ट्रैक करना या टैप करना भी बहुत इजी हो जाएगा। और इसी के साथ साथ हम इम्पर्सनेशन, स्पूफिंग, OTP बाईपास एंड सिम इंडिपेंडेंट अकाउंट मिसयूज भी रोक सकते हैं। नाउ व्हाट इज इम्पर्सनेशन? इम्पर्सनेशन मतलब कोई पर्सन किसी और की आइडेंटिटी चुराकर बिल्कुल वो पर्सन बन के किसी और से बात कर रहा है, तो दिस इज इम्पर्सनेशन। और इससे हम नेशनल साइबर सिक्योरिटी भी इंश्योर कर सकते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल ऐप विच इज संचार साथी ऐप। तो इसमें हुआ क्या? गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐप लाई गई और कहा गया कि ये ऐप मार्च 2026 से आने वाले सभी फोन्स में ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होगी, जिससे कुछ कंपनीज को भी एतराज था प्लस कुछ लोगों को भी एतराज था। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया कि ये ऐप आपका डेटा कलेक्ट करेगी फोन से। नाउ बी इट योर गैलरी, योर फोन कॉल डिटेल्स, वो सारी परमिशंस आपको इस ऐप को देनी पड़ेगी। और आपके पास ये भी ऑप्शन नहीं होगा कि आप इसे अनइंस्टॉल कर दो या इंस्टॉल ही ना करो, क्योंकि जो भी नया फोन खरीदेगा ये पहले से ही उसमें आएगी। तो इट इज संचार साथी ऐप। तो गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया था कि सारी कंपनीज, जो भी फोन बनाने वाली कंपनीज हैं, वो ये ऐप अपने फोन में प्री इंस्टॉल्ड रखेंगी। लेकिन ये काफी कंट्रोवर्शियल स्टेप रहा, लोगों ने इस पे काफी एतराज जताया, जिसके बाद गवर्नमेंट ने ये मैंडेट वापस ले लिया और इसी कारण ये न्यूज में रही, बिकॉज गवर्नमेंट ने जो अपना ऑर्डर था वो स्क्रैप कर लिया। लेकिन गवर्नमेंट ने ये ऐप प्री इंस्टॉल करने के लिए क्यों कहा? इसका सेम ही कारण था जो हमने सिम बाइंडिंग में देखा, ताकि डिजिटल फ्रॉड्स कम हो। IMEI नंबर, जो हर एक फोन का यूनिक नंबर होता है, उसे ट्रैक करना इजी हो जाए, और अगर कोई स्टोलन फोन है या कोई नॉन जेन्युइन फोन है तो वो भी पता लग जाए और फ्रॉड कॉल्स को, सिम के मिसयूज को रोका जा सके। तो अभी स्टेटस ये है कि गवर्नमेंट ने अपना मैंडेट वापस ले लिया। नेक्स्ट हमारे लिए एक लोकेशन इंपॉर्टेंट है विच इज बित्रा आइलैंड। नाउ वेयर इज बित्रा आइलैंड? इट इज इन लक्षद्वीप। अब ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि वहां पे नेवी की प्रेजेंस बढ़ाई जा रही है, क्योंकि बित्रा आइलैंड लक्षद्वीप आइलैंड से रिलेटेड है। और तो हम देख लेते हैं कि लक्षद्वीप आइलैंड में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
अगाती मिनिकॉय, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी एयरफोर्स फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे ना बित्रा आइलैंड से रिलेटेड हम एक पॉइंट याद रखेंगे कि ये हमेशा से इनहेबिटेड नहीं था, मतलब हमेशा से ही यहाँ पे लोग नहीं रहते थे। ये कब से स्टार्ट हुआ? परमानेंटली सेटल्ड ओनली इन 1945। तो 1945 से ही यहाँ पे हैबिटेशन स्टार्ट हुई, उससे पहले कुछ नहीं था। तो इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? वन ऑफ इंडियाज न्यूएस्ट इनहेबिटेड रीजन। उसके बाद हमारे लिए एक फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है विच इज हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल से आपको एक और चीज याद आएगी, हॉर्नबिल इज ऑल्सो अ बर्ड। तो हॉर्नबिल कहाँ पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? ये नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है और वहाँ पे कल्चरल पर्सपेक्टिव से इसे देखा जाता है, कल्चरल फेस्टिवल है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। और इसमें नागा ट्राइब्स पार्टिसिपेट करती हैं, अपना हेरिटेज, ट्रेडिशन एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन उसमें शो करती हैं। तो ये कहाँ पे होता है? हेल्ड एनुअली फ्रॉम 1 to 10 दिसंबर। और यहाँ से ये हमारे लिए जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है, कोहिमा नागालैंड। एग्जैक्टली कहाँ पे है ये? किसामा हेरिटेज विलेज। सो नेक्स्ट न्यूज है रिलेटेड टू चाइल्ड मैरिज हॉटस्पॉट्स। नाउ जब हम हॉटस्पॉट्स की बात करते हैं, हम उन एरियाज की बात करते हैं जहाँ पे एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। जब हम एनवायरमेंट हॉटस्पॉट की बात करते हैं तो हम उस एरियाज की बात करते हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, एंडेमिक स्पीशीज बहुत ज्यादा है। तो चाइल्ड मैरिज हॉटस्पॉट में हम यहाँ पे देखते हैं कि मध्य प्रदेश में 47% राइज आया है चाइल्ड मैरिजेस में। एंड वहाँ की डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस हुई हैं वो है दमोह डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेटा हमें ये भी दिखाता है कि 538 केसेस हुए हैं सिर्फ इसी साल में, जो कि पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा है। अब अगर हम बात करें चाइल्ड मैरिज की, एक तो ये पर्सन को इन अ लॉन्ग चेन ऑफ पॉवर्टी में डाल देता है। लोगों का कहना है कि लोग चाइल्ड मैरिज करते हैं बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, बट चाइल्ड मैरिज के कारण ही पॉवर्टी में वो और ज्यादा धंसते चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये नेवर एंडिंग लूप रहता है पॉवर्टी का और चाइल्ड मैरिज का। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि चाइल्ड मैरिज के कारण जो गर्ल्स की एजुकेशन है वो भी रह जाती है, उनकी हेल्थ अफेक्ट होती है। चाइल्ड मैरिज के कारण देखने को मिलता है कि अर्ली प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, जिसके कारण विमेन की हेल्थ बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो जाती है और इससे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन भी कम होती है गर्ल्स की, जिसके कारण की हमेशा ये पॉवर्टी के एक साइकिल में फंसे रहते हैं। अब ये देखिए, इट इंक्रीजेज रिस्क ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी, अर्ली प्रेगनेंसीज एंड डोमेस्टिक वायलेंस। तो चाइल्ड मैरिज, सिर्फ चाइल्ड मैरिज अपने आप में एक प्रॉब्लम है, लेकिन ये और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देती है। सो नेक्स्ट न्यूज है रिलेटेड टू पॉलीगैमी। पहले पॉलीगैमी का मतलब ही देख लेते हैं। तो इसका मतलब है मैरिंग मोर देन वन पर्सन। इंडिया में इसे जस्टिफाई किया जाता है कई बार रिलीजन के बेसिस पे, स्टेट लॉ के बेस पे, कई ट्राइब्स में ऐसा कस्टम रहता है तो इसे जस्टिफाई किया जाता है। लेकिन अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि असम ने पास कर दिया है असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025, जिसमें इन्होंने पॉलीगैमी को कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया है। कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि पुलिस कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट, और इसे नॉन बेलेबल भी बना दिया है, साथ में 7 to 10 year imprisonment. Now another fact which is important for us is कि असम अब सेकेंड स्टेट बन गई है ऐसा करने वाली, लेकिन उससे पहली स्टेट कौन सी थी? उससे पहले ये किया था उत्तराखंड ने। कौन से ईयर में? 2024 में। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर, यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 44। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, GI टैग्स के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश में ये मिला है एक दाव को। तो बेसिकली ये दाव ना अरुणाचल प्रदेश में यूज किया जाता है, ये हमें वेपन की तरह दिखता है, लेकिन ये हैंडीक्राफ्ट के लिए भी यूज होता है। तो दिस इज इन अरुणाचल प्रदेश और इसे ट्राइब्स यूज करती हैं। तो बेसिकली एक ब्लेड तो है ही, लेकिन इसे हैंडीक्राफ्ट वर्क के लिए भी यूज किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है याक चर्पी। नाउ इट इज लाइक अ चीज। ये चीज याक मिल्क से डिराइव की जाती है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है याक चर्पी। नेक्स्ट यहाँ पे GI टैग मिला है वेस्ट बंगाल के मैंडेरियन ऑरेंजेस को, और लोकल नेम इसका है संतला। जब हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो दार्जिलिंग टी का जिक्र जरूरी है, क्योंकि दार्जिलिंग टी को ही इंडिया का पहला GI टैग मिला था किस ईयर में? 2004 में। उसके बाद वेस्ट बंगाल में हम देखते हैं कि 33 GI टैग्स हो चुके हैं। अच्छा, देयर इज वन क्वेश्चन फॉर यू, इंडिया में कौन सी स्टेट है जिसके पास सबसे ज्यादा GI टैग्स हैं? इट वुड बी उत्तर प्रदेश। GI टैग से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ये किस एक्ट के अंडर आता है? एक्ट ऑफ 1999, और इसकी वैलिडिटी रहती है 10 ईयर तक, और फिर उसके बाद इसे रिन्यू करवाया जा सकता है। तो नेक्स्ट न्यूज में हमारे पास है एशिया पार इंडेक्स 2025। तो पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये इंडेक्स किसकी तरफ से आता है? तो लोई इंस्टीट्यूट। और अब ये न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि इसमें हमें देखने को मिलता है कि इंडिया अब रैंक नंबर 3 में आ गया है इन टर्म्स ऑफ एशिया पार। तो फिर रैंक नंबर 1 पे कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स एंड देन चाइना सेकंड पे।
तो यहाँ पे हम एक चीज याद रखेंगे कि एशिया पावर इंडेक्स की बात हो रही है, लेकिन तो फिर यूएस कैसे फर्स्ट पे आ गया? क्योंकि ये इंडेक्स ये नहीं बताता कि एशिया में कौन सी ज्यादा पावरफुल है, ये इंडेक्स बताता है कि एशिया पे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका है। तो इसमें फर्स्ट पे है यूनाइटेड स्टेट, सेकंड पे चाइना एंड थर्ड पे इंडिया। अगर हम इस इंडेक्स के पैरामीटर्स देखें तो इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, मिलिट्री रेजिलियंस, फ्यूचर रिसोर्स, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, तो इन सब पैरामीटर्स को 131 इंडिकेटर्स को देख के हमें पता चलता है कि यहाँ पे हार्ड पावर की बात तो हो ही रही है। हार्ड पावर मतलब आपके पास कितनी मिलिट्री है, आपके पास कितने रिसोर्सेस हैं, ये सब कुछ हार्ड पावर में आता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सॉफ्ट पावर का भी जिक्र किया गया है। नाउ व्हाट इज सॉफ्ट पावर? मतलब आपकी डिप्लोमेसी कैसी है, आपकी दूसरे देशों के साथ कैसी रिलेशनशिप है। साथ ही हमें यहाँ पे कल्चरल इन्फ्लुएंस का भी जिक्र दिखता है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया के इन सभी पैरामीटर्स में इंप्रूव है, तभी हमें यहाँ पे रैंक नंबर 3 मिला है। तो हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर को भी ये दिखाता है। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, और ये कहाँ पे हुई? देहरादून में। देहरादून अक्सर न्यूज में रहता है बिकॉज ऑफ इट्स हाईली वल्नरेबल पोजिशन, बिकॉज ऑफ इट्स हाईली वल्नरेबल ज्योग्राफी। हम देखते हैं कि देहरादून पे क्लाइमेटिक कंडीशंस हमेशा वल्नरेबल रहती हैं, कभी अर्थक्वेक, फॉरेस्ट फायर्स, क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड। तो इसी कारण ये वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट वहां हुई, जिसमें कि कहा गया कि उत्तराखंड के रियल टाइम वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम को अद्यतन किया जाएगा बाय इंस्टॉलिंग 3 न्यू वेदर रडार्स। वहां पे 3 न्यू वेदर रडार्स सेटअप की जाएंगी, जिससे कि वहां की वेदर फॉरकास्टिंग की एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़े, और जो वहां पे नेचुरल कैलामिटीज आती हैं उन्हें कुछ हद तक रोका जा सके और लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे एक टर्म देखते हैं, प्राना विलिस। अब ये क्या है? अगर हम इस फोटो पे जूम इन करें तो ये मार्स की फोटो है, और यहाँ पे ना हमें कुछ ऐसा ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है। पहला तो जो ये हमने टर्म देखी प्रानस विलिस, इसका मतलब है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द मार्स। एक तो जो ये फोटो हमें देखने को मिलती है और इसमें जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि मार्स पे भी रिवर सिस्टम प्रेजेंट होगा। तो जो ये टर्म है ये मार्स के ड्रेनेज पैटर्न के लिए यूज की गई है, और हमें पता है कि अगर वहां पे ड्रेनेज सिस्टम था मतलब वहां पे रिवर्स होंगी, तो अगर रिवर सिस्टम वहां पे प्रेजेंट था मतलब वहां पे भी हमें प्रूफ मिलता है कि वहां पे रेन होती होगी, साथ में फ्लोइंग वाटर भी होगा, पॉसिबल कंडीशन सुटेबल फॉर लाइफ। तो यही सब पैरामीटर्स होते हैं ना जिंदगी के लिए, पानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जब हम देखते हैं कि यहाँ पे भी रिवर्स हो सकती हैं, तो यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ भी देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट न्यूज हमारी रिलेटेड है नेविगेशन से। पहले नेविगेशन हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे हमें थोड़े से डिस्टेंस पे जाना हो या फिर किसी न्यू प्लेस को डिस्कवर करने जाना हो, तो नेविगेशन हमारी हेल्प करती है। अब ये हम सिविलियन लेवल पे बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मिलिट्री लेवल पे बात करें तो उसमें ये और ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है, क्योंकि अगर मिलिट्री को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, नेविगेट करना है, अपने एनिमीज को डिटेक्ट करना है, तो उस सभी में नेविगेशन हेल्प करती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है नेविगेशन सिस्टम में कि ये हमारा खुद का नहीं है, हम हमेशा दूसरी कंपनीज पर, फॉरेन कंपनीज पर डिपेंडेंट रहते हैं। अब डिपेंडेंट रहने का नुकसान भी है, हो सकता है हमारा डेटा किसी गलत तरीके से यूज किया जाए, या जब हमें जरूरत हो किसी इंफॉर्मेशन की हमें बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़े किसी से। तो अब इन सभी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए यहाँ बनाया जाएगा इंडिया प्राइवेट नेविगेशन हब। कहाँ पे? ACEN। अब हम इसके बारे में थोड़ा रीड करते हैं। तो इनकी फुल फॉर्म क्या है? अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में। अब ये क्या होगा? इंडिया फर्स्ट प्राइवेट नेविगेशन हब। अब ये हमारे लिए जरूरी क्यों था? एक तो ये इंडिजिनियस है, तो ये सिक्योर भी रहेगा, और अब इंडिया सेल्फ रिलायंट होगा, वो खुद पर ही डिपेंडेंट रहेगा, नेविगेशन कैपेबिलिटीज को लेकर किसी फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास है नेशनल पोल्यूशन डे, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 2 दिसंबर 2025। अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्यों? क्योंकि ये सेलिब्रेट किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ दोज हु डाइड इन द 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी इसी दिन हुई थी, और उस दिन को डेजिग्नेट किया गया है एज अ नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। अब अगर हम भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में पढ़ें तो ये हुई थी ऑन द मिडनाइट ऑफ 2 to 3 दिसंबर 1984। ये इंडिया का पहला मेजर इंडस्ट्रियल डिजास्टर था। अब भोपाल गैस ट्रेजेडी में जिस गैस की हम बात करते हैं दैट इज मिथाइल आइसोसाइनेट। ये गैस वहां से लीक हो गई थी, और ये एक पेस्टिसाइड का प्लांट था UCIL। अब क्योंकि आगे कोई ऐसी ट्रेजेडी ना हो, उसके बाद हमने काफी एक्ट बनाए, जिसमें से कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एक है, और इसे देखती है अब नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बॉडी, ताकि आगे से भी ऐसे डिजास्टर्स को रोका जा सके।